आज जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो नियम हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन रूल और किरचॉफ सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप रूल। अब ये क्या है सिस्टम, ज़रा थोड़ा इसका देख लो। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको बोलेंगे जंक्शन रूल। जैसे इसको बिल्कुल देसी मेथड से समझते हैं, बिल्कुल जनरल मेथड से आपकी समझ ज़्यादा आएगा। जैसे कोई ये पॉइंट है और यहाँ पर कुछ करंट आ रहे हैं, सपोज इधर जा रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ कितना निकल जाएगा, ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से कितना निकलेगा 6 एम्पियर। यानी ये करंट अंदर आ रहा है, ये करंट भी अंदर आ रहा है, ये करंट भी अंदर आ रहा है, और तीनों मिल के क्या बना रहे हैं 6 एम्पियर। तो ऐसे कह सकते हैं 2 + 3 + 1 = 6। अब ऐसे ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको अल्फ़ाबेट्स में। ये करंट आ रहा है आपका I1, ये करंट आ रहा है आपका I2 और ये करंट आपका आ रहा है I3। ये बाहर जा रहा है I4, ये निकल रहा है I5। तो माय ग्रेट स्टूडेंट, 3 करंट्स अंदर आ रहे हैं और 2 बाहर निकल रहे हैं, 3 अंदर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो I1 + I2 + I3 - I4 - I5। यानी जो करंट इनसाइड आ रहे हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जो बाहर निकल रहे हैं वो सब नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। इट स्टेट्स algebraic sum of current at a junction is always 0। इट स्टेट्स algebraic sum of current at a junction is always 0। यानी जितने करंट आएंगे उतने ही बाहर निकल जाएंगे। तो 3 करंट आए तो 4 बाहर निकल गए, टोटल सम क्या रहेगा जंक्शन पे 0। यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा, इसको नोट कर लीजिए। इसको एग्जाम में मत बना देना, एग्जाम में तो खाली ये बनाना है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि 3 आया, 2 आया, 1 आया और तीनों मिला के 6 हो गया, 6 बाहर निकल गया। जंक्शन पे कोई स्टोर नहीं होगा। तो जैसे कहते हैं ना रेलवे जंक्शन, वहाँ बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं और बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं। एक होता है रेलवे स्टेशन, स्टेशन पे लिमिटेड होता है, जंक्शन नहीं बोलते स्टेशन को। स्टेशन ट्रेन आएगी और जाएगी। जंक्शन पे क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन आएंगी और तो फिजिक्स में जो भी वर्ड्स लिए जाते हैं वो उसी हिसाब से लिए जाते हैं। समझ आ गया होगा आपकी, मैं समझ रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद है आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या इसको बोलते हैं लूप रूल। बड़ा सिंपल है, इसको बिल्कुल ले भाषा में समझते हैं। जैसे ये कोई सेल है 6 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 1 ओम, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2 ओम, देन यहाँ लगा हुआ है 1 ओम, देन यहाँ लगा हुआ है 2 ओम। और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? B = IR होता है, 2 × 1 2 वोल्ट। V2 कितना होगा? 2 × 1 × 1। करंट सेम रहेगा, V2 1 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर ले रहे हैं हम, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और ये V3। V3 = कितना हो जाएगा? 2 × 2 वोल्ट। फिर एक यहाँ भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर V4 ले लें, तो V4 कितना हो जाएगा? 1 एम्पीयर करंट है, 1 × 1 वोल्ट। तो टोटल क्या हो गया? EMF कितना है? EMF = V1 + V3 + V4, यानी E - V1 - V2 - V3 - V4। वैल्यू डालें, 6 - V1 कितना है? 2, V2 कितना है? 1, V3 कितना है? 2 - 1 कितना आ जाएगा? 0। यानी बैटरी जितना वोल्टेज सप्लाई कर रही है वो इन चारों रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे 1 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पर 2 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पर 1 वोल्ट कंज्यूम, कुल मिला के ये। तो किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज सेल दे रहा है और जो सर्किट वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो सेल दे रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे, जो कंजम्पशन हो रहा है उसको नेगेटिव लेंगे, तो नेट क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें भी क्या है? उसमें करंट 0 था, इसमें EMF और करंट इनटू रेजिस्टेंस के जो सम आएगा वो क्या आएगा? 0। बात वही, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको। It states algebraic sum of EMF and product of magnitude of current and resistance in a closed path। क्लोज पाथ का मतलब एक कंप्लीट सर्कल। पाथ इज ऑलवेज 0। तो जो EMF और वोल्टेज का टोटल सम होगा वो हमेशा 0 रहेगा। अब जैसे अब ले लेते हैं, एक सेल यहाँ लगा दिया, एक सेल मैंने यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है।
करंट निकलेगा ऐसे, यहाँ से I1, यहाँ से निकलेगा I2, यहाँ पर कितना हो जाएगा I1 प्लस, दोनों एडअप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना निकलेगा, ये I1 प्लस I2, तो I1 इधर चला जाएगा और I2 उधर चला जाएगा, बात खत्म। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखो। आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लो, और इसको ऐसे दिखा दो, इसमें भी क्लॉकवाइज दिखा दो। एक है आपका, अब आप देख रहे हैं ये सेल है, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2। तो आप चलेंगे, इसकी साइन कन्वेंशन ले लो, साइन कन्वेंशन। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। सेल में +2 माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे, -2 प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे। अब इसका नाम रख दिया मैंने ABCD, इसका EF। तो इसको सॉल्व करेंगे। फॉर क्लोज्ड पाथ ABC, ये D है और ये E है और ये F, स्मॉल f कर ABCDA, CDA, यानी A से शुरू हुए थे वापस A पे आ गए। अब इधर देखो, करंट आपका इधर आ रहा है तो करंट के अपोजिट है, करंट के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा I1 R1। अब यहाँ +2 माइनस जा रहे हैं सेल में तो -E1 ऐसे। फिर नीचे आएंगे, करंट भी इधर ही आ रहा है और ये करंट भी, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो -I2। सेल में कहाँ जा रहे हैं, इस पर देखो -2 प्लस, तो +E2 = 0। तो आप कह सकते हैं I1 R1 -I2 R2 प्लस E2 = 0। अब इस वाले में देखें, यहाँ पर करंट आपका I1 प्लस I2 जा रहा है, तो वही नियम है, फॉर क्लोज्ड पाथ DCFED, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों करंट कैसे हैं, अपोजिट हैं, और जब करंट अपोजिट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, +I2 R2। अब आइए, यहाँ भी ये कैसा है, ये एरो लाल वाला इधर आ रहा है और ये वाला ब्लैक एरो इधर जा रहा है, अपोजिट है, तो +I1 +I2 R3। अब ऐसे चलो, सेल में कहाँ जा रहे हैं, +2 माइनस, तो सेल में +2 माइनस जाएंगे तो क्या साइन लेंगे, -E2 = 0। या ऐसे कह सकते हैं I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 = E2। ये सारे इस तरह लो लगा दें, लूप रूल।
ये इसकी साइन कन्वेंशन है। अगर इसका उल्टा ले लें, करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, अपोजिट को नेगेटिव ले लें, इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, तो अभी आंसर सेम आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके बाद बताता हूँ मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ई एम एफ प्लस पोटेंशियल ड्रॉप ये 0। सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं, मैं ये 12th में आ गए हैं तो डेफिनेशन सिचुएशन को देख के बनाना सीखें, तो आपको याद कम रखना पड़ेगा। यानी 8th क्लास के बाद आपका रटने की परंपरा जो है बंद हो जानी चाहिए। 9th 10th में आ गए हैं तो थोड़ा बनाना सीखना है। 11th 12th में तो काफ़ी बनाना आपको अपने आप आना चाहिए कि डेफिनेशन है, वर्ड्स हैं, वो खुद बनाने। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का बोर्ड में आ चुका है। किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत 3 मार्क्स का बोर्ड में आता है।
सबसे पहले एक टर्म आता है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट बताता है, करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट को मेजर करने के लिए या करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। अब जैसे ये जी रेजिस्टेंस है, ये P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस S। यहाँ से करंट गया I में से चला गया I1 इधर, तो यहाँ कितना बचा? I में से I1 निकल गया, तो यहाँ बचा I माइनस I1। अब I1 यहाँ पहुँचा तो I1 में से ये करंट निकल जाएगा इधर IG। तो यहाँ पर बचा आपका I1 आ रहा है यहाँ पे, उसमें से IG साइड निकल गया, तो यहाँ बचा I1 माइनस। अब IG नीचे आया और I माइनस I1 इधर आया, तो ये हो गया आपका I माइनस I1 प्लस IG। ये कोई बैटरी लगी हुई, यहाँ से करंट I जा रहा है और यहाँ जब करंट वापस निकलेगा तो इन दोनों करंट्स को ऐड करेंगे तो वापस फिर ये I हो जाएगा। तो अगर 4 रेजिस्टेंसेज इस तरह से अरेंज हो, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट। तो यहाँ से I करंट गया तो यहाँ I1 निकला, तो बचा कितना? I माइनस I1। B पॉइंट पे पहुँचा तो I1 में से IG निकल गया, तो यहाँ बचा I1 माइनस IG। और फिर ये I माइनस I1 आया और IG इधर से आया, दोनों मिल गए तो I1 माइनस। इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड कर दिया, IG से IG गया I1 से, तो क्या बचा? I, यानी जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। In order to understand four resistances are arranged as shown in फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना लिए, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसको भी क्लॉकवाइज शो कर दीजिए, इसको भी क्लॉकवाइज। जो करंट के डायरेक्शन में जाएगा वो निगेटिव, कन्वेंशन बताई थी, और जो करंट के डायरेक्शन में अपोजिट जाएगा वो पॉजिटिव। फॉर क्लोज्ड पाथ ABDA, ABD ये सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस I1 R1, ये भी सेम डायरेक्शन में है, इसका IGG,
ये दोनों अपोजिट है, तो I माइनस प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये और ये कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ये दोनों कैसे हैं, ये ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, प्लस आई वन आई माइनस आई वन प्लस आई जी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस प्लस, ये वाले दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि बी और डी का वोल्टेज सेम हो, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन बी एंड डी बिकम्स एट सेम पोटेंशियल, तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे। देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। अब ब्रिज बैलेंस हो गया। देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस। अब आई जी क्या हो गया, 0। अब ये सीधा इक्वेशन, यहाँ से आई जी 0 हो जाएगा, यहाँ आई जी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा आपका आई वन इंटू क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ पर भी दूसरे वाले में से भी आई जी हट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आई जी भी हट जाएगा। क्या किया, माइनस पी होगा ना, माइनस आई वन इंटू पी, ठीक है। तो ये आई वन इंटू पी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वन इंटू क्यू, इसको लेंगे आई जी हर जगह से हटा दो, इक्वल टू आ जाएगा आई माइनस आई वन इंटू ये क्या हो गया, आई वन इंटू पी और आई माइनस आई वन इंटू ये आर है, और ये आई वन बचेगा आई वन इंटू क्यू प्लस आई माइनस आई वन इंटू एस। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो बाई थर्ड अपॉन 4 क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब 4 रेजिस्टेंस ऐसे अरेंज थे, जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया तो यहाँ पर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। जब करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो इस इक्वेशन में से हर जगह से आई जी 0, ये यहाँ से आई जी 0 हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा आई वन पी इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर। ऐसे यहाँ भी आई जी 0 हो जाएगा, यहाँ भी आई जी 0 हो जाएगा, यहाँ भी आई जी 0 हो जाएगा, तो आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। ये फोर्थ इक्वेशन। थर्ड को 4 से डिवाइड कर देंगे, पी क्यू बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये ब्रिज बैलेंस हो गया। ये 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में।
इसको थोड़ा नोट कर लो।